जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो से हम लोग वीकली करंट अफेयर की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस सीरीज़ में जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे पूरे हफ्ते के, वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसका जो पीडीएफ है वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर में किसने जो है सबसे पहला मोबाइल टावर जो है इंस्टॉल किया है? तो इसका सही आंसर होगा बीएसएनएल, भारत संचार निगम लिमिटेड के द्वारा जो है पहला मोबाइल टावर इंस्टॉल किया गया है सियाचिन ग्लेशियर में। तो देखिए न्यूज़ क्या है कि पहला जो फर्स्ट एवर मोबाइल टावर है वो बीएसएनएल के द्वारा सियाचिन ग्लेशियर में इंस्टॉल किया गया है। और सियाचिन ग्लेशियर अगर आप देखेंगे तो ये जो है ईस्टर्न काराकोरम रेंज, जो कि हिमालयाज़ की रेंजेस हैं, उसमें आती है। और ये जो सियाचिन ग्लेशियर है इसको हाईएस्ट बैटल ग्राउंड माना जाता है पूरे अर्थ पे। तो इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। तो देखिए इस मैप में यहाँ पे आपको जो है पीओके दिखेगा, ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हो गया, और यहाँ पे जो है अक्साई चीन है। और यहाँ पे जो आप ये एरिया देख रहे हैं ये सियाचिन ग्लेशियर का एरिया है। तो इसी एरिया में बीएसएनएल के द्वारा जो है टावर जो है लगाया गया है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच एरियाज ऑन द इंडिया नेपाल बॉर्डर आर क्लेम्ड बाई बोथ कंट्रीज? मीन्स इंडिया नेपाल बॉर्डर पे कौन सा ऐसा एरिया है जो दोनों कंट्रीज़ के द्वारा क्लेम किया जाता है, लेकिन जो अभी जो कंट्रोल है वो अभी इंडिया के पास है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो है इंडिया करती है। तो उसका सही आंसर होगा कालापानी, लिम्पईदुरा और लिपुलेख। ये तीनों जो हैं इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के डिस्प्यूट्स में आते हैं, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल है वो इंडिया कर रही है। तो देखिए न्यूज़ में ये इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है यहाँ पे गुंजी में विज़िट किया गया। और गुंजी जो है वो काला पानी में पड़ता है उत्तराखंड में। और नेपाल का ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो हमारी टेरिटरीज़ में आए हैं बिना हमको इन्फॉर्म किए। तो काला पानी और लिम्पईदुरा और लिपुलेख ये जो है इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के पास पड़ता है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंडिया के कंट्रोल में है, लेकिन नेपाल ये क्लेम करता है कि ये जो है नेपाल की टेरिटरी में आता है। तो यहाँ मैप में आप देख सकते हैं ये जो है एरिया, ये काला पानी का एरिया है, और ये लिपुलेख पास है। लिपुलेख पास जो है वो आप देखेंगे तो चाइना का यहाँ पे चाइना है, और यहाँ पे नेपाल है, और ये इंडिया का एरिया है। तो ये एक तरह से ट्रायंगल बन रहा है। तो ये तीनों का जो है बॉर्डर यहाँ पे लगता है लिपुलेख पास के पास, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिपुलेख पास जो है वो लिंक करता है उत्तराखंड को विद चाइनाज तिब्बतन ऑटोनॉमस रीजन। तो चाइना के तिब्बत रीजन से जो है लिपुलेख पास उत्तराखंड को लिंक करता है। और ये पास जो है वो ट्राई जंक्शन है, क्योंकि इंडिया, नेपाल और चाइना तीनों का बॉर्डर जो है इसके पास में ही पड़ता है, लेकिन कंट्रोल जो है वो इंडिया के पास है। और वहीं महाकाली रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है लेम्पियधुरा से। और काली रिवर जो है देखेंगे तो ये जो है दो मेन रिवर से मिलकर बनी है, कालापानी रिवर और दूसरी है कुथियांकित रिवर। और जो कालापानी रिवर है वो उसका जो ओरिजिन है वो लिपुलेख पास है, लिपुलेख पास से निकलती है कालापानी रिवर। और कुथियांकित रिवर जो है वो लिम्पईधुरा रेंज से ओरिजिनेट होती है, निकलती है। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है कि कौन से 4 इंडिकेटर्स हैं जिनका यूज़ ग्लोबल हंगर जो इंडेक्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है? तो उसका सही आंसर होगा अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो इन इंडिकेटर्स का यूज़ करके जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की जो रिपोर्ट है वो जारी होती है। तो देखिए न्यूज़ में इसलिए है कि ये रिसेंटली जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट जो है वो रिलीज़ की गई है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ के द्वारा। तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो है वो एक आयरिश एनजीओ है, और जो वेल्थ हंगर लाइफ है वो एक जर्मन एनजीओ है। और इसमें इंडिया की रैंक है 111 और इंडिया का स्कोर है 28.7। इंडिया की पोजीशन जो है इसमें सीरियस कैटेगरी में है। और बात करें इंडिया के पड़ोसियों की तो पाकिस्तान 102nd रैंक पे है, बांग्लादेश 81st रैंक पे है, नेपाल जो है 69th रैंक पे है, और श्रीलंका 60th रैंक पे है। और इसमें जो टोटल स्कोर है पूरे वर्ल्ड का ग्लोबल हंगर इंडेक्स का वो 18.3% का स्कोर है। और ये मेनली 4 इंडिकेटर्स के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो इन 4 बेसिस पे जो है 4 इंडिकेटर्स के बेसिस पे इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से सेक्टर्स जो हैं प्रायोरिटाइज्ड हैं एट द बिहार इन्वेस्टर्स समिट 2023? तो किन किन सेक्टर्स को जो है प्रायोरिटी दी गई है बिहार इन्वेस्टर समिट 2023 में? तो उसका सही आंसर होगा आईटी, फूड प्रोसेसिंग, बायोफ्यूल्स, टेक्सटाइल्स एंड लेदर। इनको जो है यहाँ पे प्रायोरिटी दी गई है बिहार इन्वेस्टर समिट 2023 में। तो देखिए न्यूज़ में इसलिए है
क्योंकि बिहार इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट के द्वारा जो है इसको ऑर्गेनाइज़ किया गया था दुबई और बेंगलुरु में। ठीक है, दुबई और बेंगलुरु में जो है इस मीट को ऑर्गेनाइज़ किया गया था और पहली बार जो है इस मीटिंग को दुबई में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। और जो अगली मीटिंग होगी वो 16 अक्टूबर मुंबई में कंडक्ट होगी। जो उसमें फोकस सेक्टर्स हैं वो आईटी, फूड प्रोसेसिंग, बायोफ्यूल्स, टेक्सटाइल्स और लेदर, ये जो हैं ये प्रायोरिटी सेक्टर्स में आते हैं। और इसकी वजह से बिहार में अनेकों जो इन्वेस्टमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो खुलेंगे। और देखिए जो बेस्ट प्रोड्यूस है बिहार का उसमें मखाना आता है, मैंगो, लीची और कतरनी राइस, जिनको जीआई टैग भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने पंचायत सरकार भवन का निर्माण जो है बिहार में किया जा रहा है। कितने पंचायत सरकार भवन का यानी कितने पंचायत भवन का निर्माण बिहार में किया जा रहा है। तो उसका सही आंसर है 2000। ठीक है, 2000 पंचायत भवन का निर्माण जो है बिहार सरकार करेगी और इसकी जो टोटल लागत है वो 4171 करोड़, इतनी लागत से जो है 2000 पंचायत भवन के निर्माण की जो नींव है वो रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन अजय जो रिसेंटली लॉन्च किया गया था उसका जो है पर्पज़ क्या था ऑपरेशन अजय का। तो ऑपरेशन अजय का पर्पज़ था कि जो लोग फंसे हुए हैं इजराइल और हमास वॉर जोन में उनको वहाँ से निकाला जाए और उनको वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। तो ये ऑपरेशन अजय का मेन मोटो था। तो इंडिया ने लॉन्च किया था ऑपरेशन अजय ताकि जो वहाँ नागरिक इंडिया के फंसे हुए हैं इजराइल और हमास वॉर जोन में तो उनको वहाँ से निकाला जा सके। और करीब 18,000 इंडियन सिटीजन जो हैं वो वहाँ पे काम कर रहे थे या पढ़ते थे, वो लोग जो है वहाँ पे फंसे हुए थे। तो उनको जो है ऑपरेशन अजय के थ्रू जो है उनको वहाँ से निकाला गया। वहीं इजराइल ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है आयरन स्वॉर्ड नाम से, और आयरन स्वॉर्ड नाम से जो ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया है ये हमास के अटैक को रिटेलिएट करने के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया का पहला हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर जो कि दिव्यांगजन के लिए खोला गया है वो कहाँ पे खोला गया है। तो देखिए दिव्यांगजनों के लिए ये स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर जो है वो ग्वालियर में मध्य प्रदेश में खोला गया है। तो रिसेंटली जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया और ये इंडिया का पहला हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर होगा जो कि दिव्यांगजन के लिए होगा और ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में जो है खोला गया है। इसका मेन एम ये है ताकि जो दिव्यांगजन हैं उनको एक एक्सेसिबल स्पोर्ट इकोसिस्टम जो है प्रोवाइड किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने जो है 26th एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट ऑर्गेनाइज़ किया नई दिल्ली में। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो है ये मीट ऑर्गेनाइज़ किया गया है। तो ये मीट ऑर्गेनाइज़ किया गया है सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा, सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो ये 26 एनर्जी टेक्नोलॉजी मीट जो है वो भारत मंडपम में कंडक्ट किया गया नई दिल्ली में और इसका ऑर्गेनाइजेशन किया सेंटर फॉर हाई टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस के द्वारा। और इसकी थीम थी इमर्जिंग एनर्जी ट्रेंड्स एंड फ्यूचर ऑफ रिफाइनिंग। 3 चैलेंजेस जो है मेनली एनर्जी सेक्टर में देखे गए, अवेलेबिलिटी, एफोर्डेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। इंडिया जो है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट कंज्यूमर है ऑयल का और 3rd लार्जेस्ट एलपीजी यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का कंज्यूमर है। 4th लार्जेस्ट जो है एलएनजी का इंपोर्टर है और 4th लार्जेस्ट रिफाइनर है। ठीक है, और 4th लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट भी जो है वो इंडिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट क्या है 2000 नए पंचायत भवन जो बनाए जा रहे हैं बिहार में उसका। तो टोटल इसका एस्टिमेटेड जो है कॉस्ट है वो है 4171 करोड़। ये जो है टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है जो बिहार में जो पंचायत भवन का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ट्राइबल ग्रुप जो है वो सेकेंड पार्टिकुलरली वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा गया है जो कि छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता है। तो छत्तीसगढ़ के कौन से ट्राइबल ग्रुप को जो है वल्नरेबल ग्रुप में रखा गया है। तो उसका सही आंसर होगा बाइगा ट्राइब। तो बाइगा ट्राइब जो कि छत्तीसगढ़ की ट्राइब है इसको वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। तो बाइगा ट्राइब जो है वो सेकेंड पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में आ गई और पहली जो है वो है कामेर। ठीक है, कामेर जो है वो छत्तीसगढ़ की पहली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप कैटेगरी में आने वाली ट्राइब है और दूसरी बाइगा बन गई। तो देखिए इसका बेनिफिट क्या है। उसका बेनिफिट ये है कि जो उनकी टेरिटरी है, जो उनका एरिया है, वो उस पर जो पूरा कंट्रोल उनका रहेगा। अपनी जो सोशल और कल्चरल जो प्रैक्टिसेस हैं वो उस पर आगे लेके जा सकते हैं, उसको प्रमोट कर सकते हैं और साथ ही साथ जो भी उनका कल्चर है वो अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो ये इनको जो है वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। और पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो है इसको डिक्लेयर कौन करता है। तो सेंटर और स्टेट।
ठीक है, सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट्स जो हैं इसको डिक्लेयर करती हैं। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, तो ऐसे ट्राइबल ग्रुप जो टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड हों, ठीक है, यानी वो आइसोलेटेड एरिया में रह रहे हों या रिमोट एरिया में रह रहे हों, और जिनकी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है धीरे धीरे डिक्लाइन कर रही हो, और तीसरी की उनका जो लिटरेसी रेट है वो बहुत ज़्यादा लो हो, और फोर्थ कंडीशन है उनका इकनॉमी लेवल जो है वो सबसिस्टेंस है, यानी उनका इकनॉमी जो लेवल है वो लो है। तो ऐसे जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई किया है 18 स्टेट्स में और एक यूनियन टेरेटरी में। केवल 3 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनके पास हैबिटेड राइट्स हैं, जिसमें भरिया है जो कि पहले पहले आते हैं, एमपी के हैं ये भरिया ट्राइब, उसके बाद कमार ट्राइब है सेकंड, और बाइगा ट्राइब है थर्ड। ठीक है, तो ये कमर और जो बाइगा ट्राइब है वो छत्तीसगढ़ की ट्राइब है, और जो भरिया ट्राइब है वो मध्य प्रदेश की ट्राइब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द कोर कंस्टिट्यूएंट्स आर कवर्ड इन द प्रपोज्ड डिजिटल इंडियन एक्ट 2023, कि डिजिटल इंडियन एक्ट में जो है कौन कौन से कोर कंस्टिट्यूएंट्स आते हैं। तो उसका सही आंसर होगा ऑनलाइन सेफ्टी, ट्रस्ट एंड अकाउंटेबिलिटी, ओपन इंटरनेट। तो देखिए जो आईटी एक्ट था 2000 का, तो उसको रिप्लेस किया जा रहा है 2023 के न्यू डिजिटल इंडिया एक्ट के द्वारा, और इसको रिलीज़ किया है किसने, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा, यानी माइटी के द्वारा जो है इसको इस एक्ट को लाया गया है। तो इसका जो कोर कॉन्स्टिट्यूएंट है उसमें ऑनलाइन सेफ्टी की बात की जा रही है, और साथ ही साथ ट्रस्ट और अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है, और ओपन इंटरनेट एंड रेगुलेशंस ऑफ न्यू एज टेक्नोलॉजी लाइक एआई एंड ब्लॉकचेन। और इसमें जो है डिजिटल इंडिया का गोल भी शामिल है 2026 तक जो है 1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स होते हैं उनका प्राइमरी पर्पस क्या है। इसका सही आंसर होगा ताकि फैसिलिटेट किया जाए एनोनिमस डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज़। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है डोनेशन दिया जा सके, और जो डोनेशन दे रहा है उसकी जो पूरी आइडेंटिटी है वो गुप्त रखी जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को जो है चैलेंज किया गया था। तो इसको 2 एनजीओज़ के द्वारा चैलेंज किया गया था, इसमें कॉमन कॉज है और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है। अगर बात करें इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं, तो देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं वो इंटरेस्ट फ्री बॉन्ड्स हैं, ठीक है, जो कि पैसे डोनेट करने के काम में आते हैं। तो चाहे तो कोई इंडिविजुअल भी डोनेट कर सकता है, एनजीओ या ट्रस्ट भी डोनेट कर सकते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ को। और ये जो बॉन्ड्स हैं वो 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ के डिनोमिनेशन में जो है इनको बेचा जाता है। और ये जो है एसबीआई बैंक के ब्रांचेस से आप इसको ख़रीद सकते हैं और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट कर सकते हैं। जो डोनर होगा वो जितने अमाउंट का वो बॉन्ड खरीद रहा है उतना पेमेंट जो है वो चेक या डिजिटल पेमेंट के द्वारा जो है कर सकता है एसबीआई में। और यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे कैश पेमेंट अलाउड नहीं है, और जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को ये पैसा भेजा गया है उस पॉलिटिकल पार्टी को 15 दिन के अंदर जो है वो पैसा विड्रॉल कर लेना होगा। अगर विड्रॉल नहीं किया जाएगा तो एसबीआई जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो इसको डिपॉजिट कर देगी इनटू द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। ठीक है, तो 15 दिन के बाद अगर 15 दिन तक नहीं निकालते हैं तो उसके बाद वो ऑटोमेटिक जो है पीएम रिलीफ फंड में चला जाएगा। और यहाँ पे देखिए कोई भी लिमिट नहीं है ऑन द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स एंड इंडिविजुअल और कंपनी कैन परचेज, यानी कोई भी पर्सन जो है या कोई भी कंपनी कितना बॉन्ड खरीद सकती है, इस पर कोई भी लिमिट नहीं है। कोई कितना भी बॉन्ड खरीद के जो है वो डोनेट कर सकता है। और किसी भी एनोनिमस सोर्स से पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो 2000 रुपये जो कैश तक एक्सेप्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कंट्री के द्वारा 23rd काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीटिंग जो कोलंबो में कंडक्ट किया गया था उसकी चेयरमैनशिप की गई थी। यहाँ पे चैम्पियनशिप नहीं होगा, चेयरमैनशिप होगा, चेयरमैनशिप। तो कौन जो है चेयरमैन था इंडियन ऑयल ड्रीम एसोसिएशन का, जो कि कोलंबो में कंडक्ट किया गया था। तो इसकी चेयरमैनशिप थी श्रीलंका के पास। श्रीलंका जो है इस बार इसका चेयरमैन था, और इंडिया जो है इसका वाइस चेयरपर्सन था इंडियन ऑयल ड्रीम एसोसिएशन का। और इंडिया जो है वो 2023 से 2025 तक जो है इसका वाइस चेयरपर्सन यानी वाइस चेयरमैन जो है वो रहेगा। और उसके बाद 2025 से 27 तक जो है इंडिया जो है इसका इसकी जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास रहेगी। देखिए इंडियन ऑयल ड्रीम एसोसिएशन का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1997 में किया गया था, और इसमें जो है टोटल 23 कंट्रीज़ हैं और इसके 11 डायलॉग पार्टनर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पे इंडिया का पहला फर्स्ट मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया बाय द यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखिए ये ऑर्गेनाइज जो है वो किया गया नई दिल्ली में।
नई दिल्ली में इसका ऑर्गेनाइजेशन किया गया। तो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया का पहला मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल मांगेशॉ सेंटर में जो है नई दिल्ली में 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में जो है इसको ऑर्गेनाइज किया गया। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया इज़ इंडियाज़ ओल्डेस्ट थिंक टैंक, और जो यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन है वो इंडिया का सबसे पुराना थिंक टैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइमरी एम क्या है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का प्राइमरी जो मकसद है, एम है, वो क्या है? तो उसका मेन एम है एनुअल इरिगेशन जो है प्रोवाइड करना 10.62 लाख हेक्टेयर तक। ठीक है, एनुअल इरिगेशन प्रोवाइड करना 10.62 लाख हेक्टेयर तक। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है वो फर्स्ट प्रोजेक्ट है अंडर द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान फॉर द इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, यानी रिवर्स को इंटरलिंक करने को लेकर के केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है वो सबसे पहला प्रोजेक्ट है। और इसमें जो है केन रिवर का जो पानी है वो ट्रांसफ़र किया जाता है बेतवा रिवर में, और ये दोनों रिवर्स जो हैं वो किसकी ट्रिब्यूटरी हैं? तो यमुना नदी की ट्रिब्यूटरी हैं, केन रिवर और बेतवा रिवर। और इसमें जो डैम प्रपोज किया गया है वो दौधवान डैम, लोअर और डैम और कोथा बैरेज, ये डैम जो है इसमें प्रपोज किए गए हैं। और ये जो है लिंकिंग प्रोजेक्ट है ये 10.62 लाख हेक्टेयर जो है इस एरिया तक वो इरिगेशन प्रोवाइड करेगा, और करीब 62 लाख लोगों को जो है पीने के पानी भी सप्लाई करेगा, और 103 मेगावाट हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी भी ये जनरेट करेगा। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है वो बुंदेलखंड रीजन में आता है, और इसमें 13 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं यूपी और एमपी के। ठीक है, ये एक ड्रॉट प्रोन रीजन की कैटेगरी में आता है, जिसमें 4206 हेक्टेयर एरिया जो हैं वो आते हैं इसमें विद इन द कोट टाइगर हैबिटेट ऑफ पन्ना टाइगर रिजर्व। और इसको जो है केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट को प्रपोज किया गया था बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा, जो है इसको 1999 में प्रपोज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसेंटली अभी जो है क्लॉडिया गोल्डिंग को जो है नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में दिया गया है, ये इनको जो है क्यों दिया गया है? तो देखिए, इनको दिया गया है वुमेंस लेबर मार्केट आउटकम के रिसर्च के लिए। ठीक है, इनके द्वारा जो है वुमेन लेबर मार्केट आउटकम्स के ऊपर रिसर्च की गई थी, और उसी के द्वारा इनको ये नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया है। और जो गोल्डन है वो तीसरी महिला है इस अवार्ड को जीतने के लिए। ठीक है, पहली जो थी वो एलिनोर ऑस्ट्रोम थी, 2009 में इनको ये अवार्ड मिला था, और दूसरी जो है एस्टर डुल्फो थी जिनको 2019 में ये अवार्ड मिला था, और तीसरी जो है वो क्लॉडिया गोल्डिन है जिनको इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज आर द पार्ट ऑफ फाइव आइज एलियंस, यानी फाइव आइज एलियंस के कौन से कंट्रीज जो हैं वो पार्ट हैं? उसका सही आंसर है अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड। ये पांचों देश जो हैं वो फाइव आइज एलियंस के पार्ट हैं, जो कि एक इंटेलिजेंस ग्रुप है। तो ये एलियंस जो है वो एक इंटेलिजेंस शेयरिंग एलियंस है। ठीक है, मतलब कोई भी जो इंटेलिजेंस की सूचनाएं होती हैं आपस में ये कंट्रीज़ जो हैं वो शेयर करती हैं। तो इसमें यूनाइटेड स्टेट्स आता है, यूनाइटेड किंगडम है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है और न्यूजीलैंड है। कौन से सिटी में एयरफोर्स के द्वारा जो है 91st एनिवर्सरी अपनी सेलिब्रेट की गई थी? 8 अक्टूबर 2023 को जो है ये सेलिब्रेट किया गया। तो किस सिटी में सेलिब्रेट किया गया था? तो देखिए, ये सेलिब्रेट किया गया था प्रयागराज यानी इलाहाबाद में। और कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया था? तो बमरौली एयरफोर्स स्टेशन जो कि प्रयागराज में पड़ता है, यहाँ पर जो है 91st एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई इंडियन एयरफोर्स के द्वारा 8 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस आर्कियोलॉजिकल साइट ने जो है अर्न किया है फर्स्ट ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट का डिस्टिंक्शन? ठीक है, तो पहला ग्रीन एनर्जी आर्कियोलॉजिकल साइट जो है किसको है डिक्लेयर किया गया है? तो ये डिक्लेयर किया गया है महाबलीपुरम शोर टेम्पल को। तो यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं ये महाबली शोर टेम्पल है। तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ने रिकमेंड किया था कुछ माइनर मॉन्यूमेंट्स को जो है रेशनलाइज करने के लिए, और जिसमें जो है 3691 जो सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं इंडिया में, उनको जो है माइनर मॉन्यूमेंट्स की कैटेगरी में रखा गया है। और इस पार्लियामेंट्री कमेटी को हेड किया था वी विजय साई रेड्डी के द्वारा, जो कि राज्यसभा के एमपी हैं। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो जितने भी जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को जो प्रोटेक्ट करने का काम है वो हमारी एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इज ए शाइट मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी एंड मिलिटेंट ग्रुप बेस्ड इन लेबनान फंक्शनिंग एज ए प्रॉक्सी ऑफ ईरान? उसका सही आंसर है हजबुल्ला। देखिए 7 अक्टूबर को जो फ़लस्तीन मिलिटेंट ग्रुप था हमास,
ने जो है इज़राइल पे अटैक कर दिया था। इसी को लेकर के जो है ये टॉपिक न्यूज़ में है और बहुत दिन से जो है कॉन्फ्लिक्ट दोनों के बीच में चल रहा है। और अगर बात करें हम हमास के बारे में, तो हमास के फाउंडर हैं शेख अहमद यासीन। ठीक है, शेख अहमद यासीन हमास का फाउंडर है। 1987 में इसको फाउंड किया गया था और हमास ने जो है गाज़ा स्ट्रिप पे कब्ज़ा कर लिया था जब फ़तह जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी है, इसको हरा करके 2006 में गाज़ा स्ट्रिप पे जो है हमास ने कब्ज़ा कर लिया था। और यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोपियन जो यूनियन है उसके द्वारा हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया गया है। अब बात करते हैं हिजबुल्ला के बारे में। देखिए, हिजबुल्ला का गठन जो है, इस पॉलिटिकल पार्टी का गठन 1975 में हुआ था। ये शायद मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी है जो कि लेबनान में बेस्ड है और ये फंक्शन करती है एज अ प्रॉक्सी ऑफ ईरान। और साथ ही साथ ये जो पार्टी है ये इज़राइल और जो वेस्टर्न पावर्स हैं उनको अपोज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अफ़गानिस्तान में जो है रिसेंटली अभी भूकंप आया था, तो उस भूकंप का जो है एपिसेंटर वो कहाँ था? तो इस भूकंप का जो एपिसेंटर है वो जिंदा जन में था। ठीक है, जिंदा जन में इस भूकंप का एपिसेंटर था और इस भूकंप में लगभग जो है 2000 लोग जो है अफ़गानिस्तान में मारे गए। 6.3 जो है मैग्नीट्यूड का ये अर्थक्वेक था और जो हेरत सिटी है वहाँ पे उसके करीब 40 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट साइड में ये भूकंप का एपिसेंटर देखने को मिला और मेनली जो है जिंदाजन और घुरियन में जो है एपिसेंटर था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी टेक्नोलॉजी जो है यूज़ की गई जो उड़ीसा के टाइगर सेंसस को कंडक्ट करने में? ठीक है, तो उड़ीसा के टाइगर सेंसस को कंडक्ट करने में किस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था? तो MS स्ट्राइप का जो है इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया था टाइगर सेंसस को कंडक्ट करने में। तो उड़ीसा जो है वो अपना खुद का टाइगर सेंसस कंडक्ट करना चाहता था क्योंकि जो रिपोर्ट्स थी, जो फाइंडिंग्स थी ऑल इंडिया टाइगर एस्टीमेट की, उसको उस पर जो है विश्वास नहीं था, इसीलिए अपना खुद का जो है टाइगर सेंसस जो है उड़ीसा ने कंडक्ट किया। क्योंकि देखिए ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन के अकॉर्डिंग उड़ीसा में जो है कहा गया कि 20 टाइगर्स हैं। ठीक है, और 2006 तक उड़ीसा में 45 टाइगर्स थे। तो इसीलिए उड़ीसा ने डिसाइड किया कि हम जो है खुद ही सेंसस कंडक्ट करेंगे। तो 2 टाइगर रिजर्व हैं उड़ीसा में, सतकोसिया टाइगर रिजर्व और सिंपलीपाल टाइगर रिजर्व। अब देखिए MS स्ट्राइप टेक्नोलॉजी का जो है टाइगर सेंसस में यहाँ यूज़ किया गया। MS स्ट्राइप क्या है? तो मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स, इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। और ये जो है इसमें GPS का यूज़ किया जाता है और जियोटैग फोटो एविडेंस का यूज़ किया जाता है टाइगर्स को मॉनिटर करने में और उनकी संख्या, उनकी नंबर्स को कैलकुलेट करने में। और इसके अलावा और कई मेथड्स हैं जिसके द्वारा जो है टाइगर सेंसस को कंडक्ट किया जाता है, जैसे एनालिसिस हो गया, GPS कॉलर यानी उनके कॉलर पे जो है GPS वगैरह लगा के और उनके पग मार्क्स यानी पैर के मार्क्स से और कैमरा ट्रैप, ठीक है, कैमरे के हेल्प से भी जो है उनकी नंबर को काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज नॉमिनेटेड बाई वर्ल्ड एथलेटिक्स फॉर द मेन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड? तो मेन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 का ये अवार्ड जो है वो किसको मिला है? तो ये अवार्ड जो है मिला है रिसेंटली नीरज चोपड़ा जी को। तो मेन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो नीरज चोपड़ा को मिला है, जो कि वर्ल्ड चैम्पियनशिप में जो है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूजीलैंड का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा? तो न्यूजीलैंड के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे क्रिस्टोफर लक्सन। तो क्रिस्टोफर लक्सन जो हैं वो नेशनल पार्टी से बिलोंग करते हैं, ये बनेंगे न्यूजीलैंड के अगले प्राइम मिनिस्टर। अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्रिस हिपकिंस हैं, तो न्यूजीलैंड के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे क्रिस्टोफर लक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि BR अम्बेडकर की जो है सबसे टॉलेस्ट स्टैचू जो है इंडिया के बाहर कहाँ पे लगाई गई है? तो इसका सही आंसर होगा वाशिंगटन DC USA में जो है भीमराव अम्बेडकर जी की सबसे टॉलेस्ट स्टैचू जो है वो लगाई गई है और ये स्टैचू जो है वो 19 फीट की है। वाशिंगटन DC में जो है ये स्टैचू लगाया गया है और इसको कहा जा रहा है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है इसको नाम दिया गया है और इस स्टैचू को डिज़ाइन किया है राम सुतर जी ने एंड इट इज़ द रेप्लिका। ये जो है रेप्लिका जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट अम्बेडकर स्टैचू है हैदराबाद में, जो कि 125 फीट टॉल है, उसी का रेप्लिका जो है इसको बताया जा रहा है। इसके डिज़ाइनर जो है वो राम सुतर जी हैं और इसको जो है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी नाम दिया गया है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।